नमस्ते। अनुवैदिक शिक्षायतनम पक्षरु आपण समस्तंकु स्वागत। नमो नमः छात्र मित्रेभ्यो। आज स्वायत्त शासन दिवस है और हमारे यहाँ कविसूर्य नगर एक म्यूनिसिपैलिटी घोषित हुआ। हम भारत के गणतंत्र को उत्सर्ग करते हुए ये क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारी ये क्लास भारत के गणतंत्र के नाम पर, तो चलो शुरू करते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन, क्लास 11 फिजिक्स लॉज ऑफ मोशन के हमारा चल रहा था। इसका पिछले क्लास में हम फ्रिक्शन को प्रारंभ किए थे, शुरू किए थे। अभी फ्रिक्शन की दूसरी लेक्चर जो कि मेन कैप्शन लॉज ऑफ मोशन में आती है। तो चलो शुरू करते हैं फ्रिक्शन। और आज पढ़ेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एंगल ऑफ रिपोज क्या है, उनके बीच क्या रिलेशन है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इज इट इजियर पुल और पुश। तो उड़ीसा की विशेषता है जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा। तो रथ यात्रा में क्या होता है, पुल और पुश। सो व्हाई पुल इज देयर इन रथ यात्रा, उसको भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये जो है हमारे कक्षा संख्या 25 आरंभ होने जा रहा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इसका संज्ञा तो हमारे पास है, डिफाइन क्वेश्चन इसके लिए क्या हो सकती है। सो क्वेश्चन डिफाइन एंगल ऑफ फ्रिक्शन, डिड्यूस इट्स रिलेशन विथ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। पहले हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जान चुके हैं, अभी जानने वाले हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है। Angle of friction is defined as the angle which resultant of limiting friction and normal reaction makes with the normal reaction। तो ओके, इसको हम देखेंगे। तो इसको यदि देखना है तो कैसे देखिए, तो एक पृष्ठ पर बेस पर एक बॉडी को हमने लिए हैं, तो उस पर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रही होगी। उसको हम एन भी ले रहे हैं, आर भी ले रहे हैं, और एन आर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे भी दिखा रहे हैं। किंतु अभी हम क्या लेंगे, इसके लिए सिर्फ आर ही लेंगे। आर माने तो नॉर्मल रिएक्शन। सो ठीक है। और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एलॉन्ग द ग्राउंड है, ऐसे होता है। ये फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन है। तभी इन दोनों के बीच जो रिजल्टेंट बन के आता है उसे हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स। वो किस लिए आता है, जब ये बॉडी इस आधार के साथ, बेस के साथ कांटेक्ट में आता है, तो जो फोर्स होता है वो है कांटेक्ट फोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, इस कांटेक्ट फोर्स को, अच्छा ये तो कांटेक्ट फोर्स है। और यहाँ पर इसको हम कैसे जानते हैं, इस कांटेक्ट फोर्स को, ये रिजल्टेंट है। किसका रिजल्टेंट है, एफ वेक्टर माने फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन जो है, इन दोनों वेक्टर का ये रिजल्टेंट है। तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ कांटेक्ट फोर्स। अब ये जो एंगल बनेगा इसको है डेफिनेशन दिया गया है। इसको कुछ नंबर दे दीजिए इस फिगर को, तो यहाँ आप फिलअप कर सकते हैं। तो क्या हुआ, तो ये हम जान गए कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है। तो अगेन मैं बोलता हूँ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, हमारी जो कांटेक्ट फोर्स
दोनों चीज जब कांटेक्ट में आता है एक कांटेक्ट फोर्स जनरेट होता है, उसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, और पैरेलल कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल के साथ पैरेलल कंपोनेंट को हम बोलते हैं फ्रिक्शन। तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट है इसको कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। अच्छा, तो कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल करता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आगे बढ़ते हैं। तो रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो ये बन गया, हम देख रहे हैं, किंतु कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसको हम भी जानेंगे। तो पहले क्लास में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को तो जान लिए थे। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? को अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम एफ एस मैक्स भी लिख सकते हैं, और एफ एल भी लिमिटिंग फ्रिक्शन को ही दिखा रहा है। इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, P इज द अप्लाइड फोर्स। ओके, तो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर अप्लाइड फोर्स, मान लो इस डायरेक्शन पे। उसी समय ही अगर हमारा फोर्स, ओके यहाँ P लिख लें, यहाँ पे P लिख देना चाहिए, तभी नोट्स के साथ ही सही बैठेगा। तो क्या हो गया? अप्लाइड फोर्स क्या हो गया? P। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स को अप्लाई करते हैं उसी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? फ्रिक्शन का डायरेक्शन होता है। जबकि फ्रिक्शन का डायरेक्शन हम इसी ओर दिखाए हैं, तो फोर्स का डायरेक्शन हम जो अप्लाई कर रहे थे वो भी हम जान गए, वो इसी डायरेक्शन पे था। इस चित्र के अनुसार, डायग्राम के अनुसार हम देख रहे हैं। तो ठीक है, द एंड द रिजल्टेंट ओ सी, इसको ओ मान लेते हैं, और ये जो पॉइंट है इसको हम सी ऐसा दिखा रहे हैं। तो ओ सी वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट है, किस किस का रिजल्टेंट है? एफ एस मैक्स का और आर का, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है। अब ये जो थीटा बनेगा इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दस द कोफिशिएंट। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसको हम यदि सही से देखें, टेन थीटा लेंगे, टेन थीटा, टेन थीटा कितना होगा? देखो यहाँ पर, यहाँ पर एक इमेजिन कर लो, टेन थीटा क्या होगा? इसको कुछ ले लो ऐसे, ओ बी सी एक ट्रायंगल हो गया। अच्छा हाँ, इस एंगल 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर थीटा के फ्रंट साइड परपेंडिकुलर, दैट इज बी सी वेक्टर, देन बेस ओ बी वेक्टर। तो बी सी वेक्टर क्या होता है? एफ, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। ओ बी क्या होता है? ओ बी है हमारा नॉर्मल डायरेक्शन, वो भी एक फोर्स है। तो इसको हम एफ बाई आर इन जनरल हम लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज ये एफ बाई आर होती है। ठीक है, तो टेन थीटा, अच्छा एफ बाई आर हमारे क्या जानते हैं? ये होती है क्या? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये पहले डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट फ्रिक्शन में ये आ गया था, एफ बाई आर इक्वल टू म्यू, किंतु ये म्यू बराबर क्या हुआ? टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू म्यू। Thus, the coefficient of static friction, coefficient of static friction क्या हो गया? Is equal to the tangent of the angle of friction। ये क्या हो गया? Tangent of theta क्या है? Angle of friction। So coefficient of friction is tangent of angle of friction। समझ में आई ये बात? तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया नोट्स, इसके लिए अच्छे तरह से देख लो, हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे है डायग्राम, इसको फिगर 1 लिख लो, जो कि शो कर रहा है क्या? एंगल ऑफ फ्रिक्शन को शो कर रहा था। पूरी तरह से दिखाने के लिए, यस अभी दिख रही है फिगर के लिखने के लिए कुछ जगह छोड़े थे हम, तो आगे बढ़ रहे हैं।
हम देखेंगे अभी एंगल ऑफ रिपोज क्या है। एंगल ऑफ रिपोज क्या है, तो मैंने जैसे कि इसका तो ओके देख लेते हैं एंगल ऑफ रिपोज क्या है। डिफाइन एंगल ऑफ रिपोज, उसके लिए कैसे प्रश्न आ रही है वो भी दिखा रहे हैं। रेड्यूस इट्स रिलेशन विथ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एंगल ऑफ रिपोज क्या है और स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ इसका क्या रिलेशन है वो भी दिखाने के लिए प्रश्न है। उसको हम सोचते हैं एंगल ऑफ रिपोज क्या है। एंगल ऑफ रिपोज क्या है? इट इज द मिनिमम एंगल, इट इज द minimum angle that an inclined plane makes with the horizontal when a body placed on it just begin to slide down। हम ये इमेजिन कर सकते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण आपको दिखाना चाह रहे हैं। देखिए ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मान लो इस पर इसको रखें, इसको हम ऐसे रखें, तो अब ये कब गिरेगा? देखो इंक्लाइन हो रहा है, एक ही डायरेक्शन पे इंक्लाइन हो रहा है, अभी गिरना शुरू हुआ इसी एंगल में। तब ये जो एंगल बना रहा है इसको हम बोलेंगे क्या? ये क्या हुआ? एक इंक्लाइन प्लेन हुआ जिसमें एंगल ये कितना कर रहा है, इसको मान लीजिए फाई। अच्छा ठीक है, तो आगे क्या? इसके ऊपर हम एक प्लेस करेंगे, ठीक है जी। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास मान लीजिए m है, तो वेट इस डायरेक्शन में mg, और ये एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल भी हमारा बन जाएगा अभी, यदि ये 90 डिग्री हो गया तो ये जो एंगल बना ये भी क्या बन जाएगा? थीटा है। अच्छा फाई, ये फाई है तो ये एंगल ही बन गया फाई। ये mg है तो ये बन गया mg cos फाई। और परपेंडिकुलर टू द सरफेस क्या बन रहा है यहाँ पर? ये बन रहा है नॉर्मल रिएक्शन, जिसको हम r दिखा रहे हैं। तो r इक्वल टू mg cos थीटा, एंड इसी डायरेक्शन पे हमारे पड़ रहा है फ्रिक्शन। ओके ये तो फ्रिक्शन नहीं होगा, ये mg फ्रिक्शन इस ओर है क्योंकि ये इस ओर खींच रहा है। तो ये एंगल क्या है? ये वो मिनिमम एंगल है जिस एंगल पर ये बॉडी क्या हो रहा है? स्लाइड्स डाउन, ये नीचे की ओर आ रही है। तो ठीक है, तो अब क्या होगा? ये mg है, इस ओर mg cos थीटा, इस ओर क्या रहेगा? mg sin थीटा। डायग्राम को अच्छी तरह से समझ लो। ये हो गया। इसको मान लीजिए मैक्सिमम फोर्स एफ एस मैक्स, उसको क्या बोलते हैं हम? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तभी ये क्या होगा? काइनेटिक मोशन के मोशन में आएगा, ये भी हम जाने हैं। तो अभी क्या हो गया? ये हो गया, ये एक इमेज है फिगर 2। इतने को जानते हुए, ये डायग्राम को याद में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या आ रहा है अब हम देखेंगे? ये फाई जो क्या है? ये है एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो हम उस डायग्राम को यहाँ पर कर लेने से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उसी को ही फिर से यहाँ लिखी गई है। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ? क्या क्या फोर्स वहाँ एक्ट कर रहा है हमने दिखाया है। ये दिखाया पहले कि वेट नीचे और एफ एस मैक्स क्या हो रहा है? उसी के ऊपर इसी डायरेक्शन में था। तो ठीक है, एफ एक्स मैक्स इक्वल टू एम जी साइन फाई हमारा आया था, आर इक्वल टू एम जी कॉस फाई ये भी आया था। तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। अच्छा ये डिवाइड कर लेने के लिए बताया है, तो करने पर क्या आ रही है उत्तर? तो देखो
ये आ रही है एफ एस मैक्स डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू एम जी कैंसिल होगा साइन थीटा बाई साइन फाइव बाई कॉस फाइव टेन फाइव। ओके, तो कुछ देखने जैसा नहीं आ रहा था। एफ एस मैक्स बाई आर, ये तो हम देखे थे, ये टेन थीटा आ रहा था, अभी क्या आ गया टेन फाइव। सो इसकी जगह हम पहले इक्वेशन से क्या ला सकते हैं, tan थीटा, फिर थीटा क्या है, थीटा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वो अभी कहाँ से इक्वल हो गया, फाई से, tan फाई। अच्छा, यदि ये होता है तो हम क्या पाएंगे, देखो इसको हम जानते थे, इसको आगे हम जानते हैं क्या, म्यू एस। तो म्यू एस क्या हो गया, टेन थीटा, ये पहले से हम डिराइव कर चुके हैं। और टेन थीटा अब किसके साथ समान हो गया, टेन फाई के साथ। तो थीटा इक्वल टू क्या बन गया, फाई। सो द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इक्वल टू एफ बाई आर इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। तो पहले से हम जाने थे coefficient of friction is equal to tangent of angle of friction. So tangent of angle of friction क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, और टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज ये भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो अब हमें क्या प्राप्त हुआ, थीटा इक्वल टू फाई। सो थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू फाई द एंगल ऑफ रिपोज। यही हमने प्रूव करना था। तो आगे बढ़ें, ये सब ये पिछले साल क्वेश्चन में आया था। तो अभी स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है और रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, इसको हम जानेंगे। पहले से हम लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन ये सब पढ़ चुके हैं। अब हम देखने जा रहे हैं रोलिंग फ्रिक्शन क्या है। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन तो हम पढ़े थे, जो कि और जो दो है, लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन, उनसे मान लो तो स्टैटिक फ्रिक्शन से वो कम ही है, ठीक है। तो उसी में दो भेद है जो होता है, which of one is smaller than the other। अच्छा, दो है, वो दो क्या क्या है, एक है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। ये दो भेद किसकी है, ये दो भेद है काइनेटिक फ्रिक्शन का, ये दो भेद है काइनेटिक फ्रिक्शन का। दो टाइप्स, एक है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, जब एक स्लेज का जो गाड़ी होती है वो बर्फ के ऊपर क्या होता है, स्लाइड करता है, जिसको हम पहिया नहीं हो, जिसका साइकिल जिसका नहीं हो, उसको हम यदि खींचते हैं तो या वो क्या होता है, स्लाइड होता है। तो उसी पर भी एक फ्रिक्शन जनरेट होता है, उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी स्लाइड्स ओवर अनदर सरफेस, उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। व्हेन, जो अपोज करता है, व्हेन ए वुडन ब्लॉक इज पुल्ड और पुश्ड ओवर ए हॉरिजॉन्टल रोड, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। डेफिनेशन के साथ उसका एक उदाहरण भी दी गई है। वैसे रोलिंग फ्रिक्शन कहाँ होता है, जब कोई साइकिल व चक्का जिसको बोलते हैं वो रोल करता है व वो मूव करता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोल करते हुए जो फ्रिक्शन जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। When a wheel rolls over the road, rolling friction comes into play. For the same magnitude of normal reaction, rolling friction is always much smaller than that of sliding friction. तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्लाइड करने में ज़्यादा जोर लगानी पड़ेगी या रोल करने में, स्लाइड करने में। तो कौन सा वाला फ्रिक्शन का वैल्यू ज़्यादा हुआ, रोलिंग फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ज़्यादा हो गया स्लाइड फ्रिक्शन। तो क्या छोटा पड़ गया ना हमारा
रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कम हो गया। तो रोलिंग फ्रिक्शन को हम दिखाते हैं एफ आर, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम एफ पूरा ही लिख लो, एफ स्लाइड, क्योंकि एस हम यूज करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए, तो एफ स्लाइड के लिए ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये हो गया हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है और रोलिंग फ्रिक्शन क्या है। तो रोलिंग फ्रिक्शन को हम और भी ज़्यादा जानना चाहिए, तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए रोलिंग फ्रिक्शन क्या है। रोलिंग फ्रिक्शन अब क्या पता चलता है, उसका तो डेफिनेशन हम जान ही चुके होते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसको हम और अच्छे तरह से जानते हैं। व्हेन ए व्हील रोल्स विदाउट स्लिपिंग, जब हम इस साइकिल को खींचते हैं या पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो क्या होनी चाहिए, इसकी जो गति वो पूरी की पूरी तरीके क्या होनी चाहिए, रोल होनी चाहिए। रोल होनी कैसे, उसका जो पॉइंट, मान लीजिए ये वो पॉइंट है और ये क्या हो गया, सरफेस हो गया, सरफेस हो गया, सरफेस का ये क्या हो गया, एक ही जगह पर ये क्या करता है, टच करता है, एक ही, मान लीजिए वो ये है, उसी पर कोई क्या नहीं होना चाहिए, स्लाइड नहीं होनी चाहिए। तो क्या कहा यहाँ पर, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द व्हील विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन इज 0। तो ये जो पॉइंट, व्हील का जो पॉइंट है वो किसको टच किया है, प्लेन को, हॉरिजॉन्टल को, उनके बीच में क्या नहीं होनी चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन नहीं होनी चाहिए। एक ही पॉइंट ये टॉस किया, उसके बाद ये आगे या पीछे निकल गया, खींचता हुआ नहीं चलेगा। इफ देर इज नो स्लिपिंग, खींचना यहां नहीं होनी चाहिए, तभी ये बनेगा प्रॉपरली रोलिंग, रोल करेगा। देर इज नो स्लाइडिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन इन सच एन आइडियल सिचुएशन। वैसे हम कंसिडर करते हैं आइडियल सिचुएशन को, जिसमें क्या होता है, यहाँ पर कोई खींचतान, स्लिपिंग नहीं होता है। फॉर दिस रीजन वी नीड टू ओवरकम रोलिंग फ्रिक्शन ओनली व्हिच इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में से जो छोटी है, वी नीड टू ओवरकम रोलिंग फ्रिक्शन ओनली व्हिच इज मच स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो हम वैसे रोलिंग फ्रिक्शन को ही आवश्यक करते हैं जो कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत कम है। फॉर दिस रीजन व्हील हैज बीन कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन एंड अर्लियर इन्वेंशन। मान सकते हैं एक प्रकार अर्लीस्ट इन्वेंशन हमारा क्या है, साइकिल, माने तो व्हील का जो उद्भावन है, तो इन्वेंशन है। तो उसको हम देखेंगे कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। कोई भी व्हील रोल क्यों करती है उसको हम देखेंगे। कंसिडर ए व्हील रोल एलॉन्ग द रोड। अच्छा, यही एक व्हील है, वो रोल करती है। ये क्या प्रेशर डालेगा, लार्ज प्रेशर, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर ये क्या करेगा, लार्ज प्रेशर डालेगा। डालने से क्या हो जाएगा, वो वो जगह थोड़ा नीचे जैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल में हम दिखा रहे हैं, थोड़ा नीचे दब जाएगा। दिस कॉजेस ए स्लाइट डिप्रेशन ऑन द ऑफ द रोड बिलो एंड ए स्मॉल एलिवेशन और माउंट इन फ्रंट ऑफ इट। ये दो क्या हो गए, थोड़ा, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, माउंट, इसको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन। ऐसे ऐसे हमें क्या क्लासिकली ये हमको
समझाने के लिए ये बात की गई है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो उसके बाद हमें क्या होता है, इसके साथ रोलिंग व्हील हैज टू मूव कंटिन्यूअसली डिटैच इटसेल्फ। तो ये वाला जो कांटेक्ट में है, ये बाद में किसी दूसरी और जो स्थान है, इसके साइड में जो स्थान है, उस स्थान में फिर से कांटेक्ट में नहीं आएगा, वो आगे या पीछे चला जाएगा। तो जो कांटेक्ट पॉइंट है वो थोड़ा आगे जाने से क्या आगे जाएगा, ये बल इसी और यदि मूव कर रहा है, वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है, तो ये पॉइंट पीछे चला जाएगा जबकि ये बॉल आगे निकलेगा। तो द रोलिंग व्हील हैज टू कंटिन्यूअसली डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम द सरफेस। दिस इज अपोज्ड बाय द एडहेसिव फोर्स। ये एक एडहेसिव फोर्स का मतलब है ये एक अट्रैक्टिव फोर्स। ये अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू सरफेस, दोनों सरफेस जब कांटेक्ट में रहता है तो उसके बीच में एक एडहेसिव फोर्स रहती है। एडहेसिव फोर्स का मतलब क्या होता है, दोनों कोई दो अलग वस्तुएं का जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच जो अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। और समान मॉलिक्यूल, पानी के अंदर पानी जो फोर्स, पानी के मॉलिक्यूल अपने आप जो फोर्स अपने बीच लगा रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं कोहेसिव फोर्स। और पानी जो कंटेनर में है, पानी उस कंटेनर के साथ दोनों के जो मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन है उसको हम बोलेंगे एडहेसिव फोर्स। तो समान सेम ही मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है एक ही वस्तु की, उसको बोलते हैं कोहेसिव और दूसरे को बोलते हैं एडहेसिव। तो यहाँ एक वस्तु है हमारे जो व्हील और दूसरे है रोड, उन दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन है उसको हम बोल रहे हैं एडहेसिव फोर्स। तो वो जो एडहेसिव फोर्स है, ऑन अकाउंट ऑफ बोथ ऑफ दिस फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स यहाँ आया, एक जो नीचे चल रहा है, नीचे चला जा रहा है, माउंट और डिप्रेशन क्रिएट हो रहे हैं। उसके बाद ये जो एडहेसिव फोर्स हो रहा है, ऑन अकाउंट ऑफ बोथ ऑफ दिस फैक्टर्स एक फोर्स ओरिजिनेट्स, एक फोर्स आ रही है, उसको हम बोल रहे हैं जो कि रिटार्ड कर रहा है, फ्रिक्शन जैसे काम कर रहा है। किसको, ये रोलिंग मोशन को विरोध कर रहा है। हाँ, अब सो दिस रिटार्डिंग फोर्स इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन। इसको हम क्या बोल रहे हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। मोटे तौर पर हम ये बोल सकते हैं, रोल करते समय जो फ्रिक्शन पड़ रहा है कोई रोलिंग ऑब्जेक्ट पर, उसको हम बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। उसको बहुत ज्यादा यहाँ एक्सप्लेन करते हुए दी गई है। तो अब हम देखेंगे ये क्या होता है, किसी के ऊपर, किसके ऊपर ये रोलिंग फ्रिक्शन डिपेंड कर रहा है। तो रोलिंग फ्रिक्शन डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन। आज ऑलवेज फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन। ये आ गया पहली बात, फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मल रिएक्शन को हम यहाँ n लिए हैं। यहाँ n क्यों लिए हैं, क्योंकि r लेने से यहाँ पर दूसरी एक r आ जाती है। ये r क्या है, ये r है व्हील का रेडियस, व्हील का रेडियस। तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन जितना ज्यादा होगा, रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू उतनी ज्यादा होगा। तो उनके बीच क्या कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। वैसे व्हील के रेडियस के साथ क्या रिलेशन है, रेडियस जहां बड़ा होगा तो फ्रिक्शन का वैल्यू, रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कम होगा। तो उनके बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। और मान सकते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन में भी छोटे छोटे व्हील लगे हो जिसकी रेडियस क्या है, 0 है, तो उसका कोई प्रभाव ही नहीं है, मान सकते हैं हम। तो वो तो पूरी की पूरी तरह अलग ही है स्लाइडिंग फ्रिक्शन में। किंतु रोलिंग फ्रिक्शन में क्या हुआ, रेडियस के साथ ही इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम ये लिख सकते हैं Fr प्रोपोर्शनल टू N/R। तो जब ये प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाएंगे, इक्वल सिंबल में लाएंगे, तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। इसके लिए हम रोलिंग फ्रिक्शन के लिए यहाँ पर सबस्क्रिप्ट R दिए हैं और म्यू जैसे चले आ रहा था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
तो म्यू आर हो गया कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। तो म्यू आर इज द कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन एंड म्यू एस और म्यू के ये क्या हो गए, म्यू एस और म्यू के ये केवल प्योर रेशियो से, इन दोनों ये प्योर नंबर्स हैं, किंतु किंतु ये कैसे अलग हुआ देखिए यहाँ पर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसका यूनिट नॉर्मल रिएक्शन के यूनिट जो कि वेट के यूनिट होते हैं, फोर्स के यूनिट होते हैं, वो दोनों तो कैंसिल हो गए। तो म्यू आर का यूनिट क्या होगा, आर के यूनिट के बराबर, आर का यूनिट अर्थात मीटर, लेंथ के यूनिट बराबर यहाँ होगा। तो इसको ही यहाँ लिखी गई है, म्यू आर हैज द डायमेंशंस ऑफ लेंथ एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। तो कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन का एसआई यूनिट क्या हो गया, मीटर। और ये इसी तरीके से ये म्यू एस अर्थात स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ, हाँ तो हम पढ़ रहे थे ये जो म्यू आर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन इन दोनों से अलग होगा, वो दोनों प्योर नंबर होते थे। ये क्या हो गया, इसका डायमेंशन है, लेंथ के डायमेंशन के साथ ये इक्वल होता है। द अबव इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन देयर इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। विदाउट स्लिपिंग ये एक आइडियल केस हमने लिया है, तो इसी की वजह से क्या होता है हम सहजता से इसको समझ सकते हैं। तो ये हो गया फ्रिक्शन, इसी के साथ हमारे जो फ्रिक्शन का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर होता है। नोट्स के लिए भी देख लीजिए ये अच्छे तरीके से। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये है एग्जाम्पल्स के लिए जो फार्मूला आएंगे उसको ऐसे व्यवहार कर सकते हैं। यूज करने के लिए ये फार्मूला हम जो व्यवहार करेंगे इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए कहीं पर, इसका हम व्यवहार करेंगे, यूज करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो पुल और पुश, अब हम रथ यात्रा के लिए जाएंगे, उड़ीसा का जो विशेषता है। अच्छा, तो पुल कैसे करते हैं, पुश कैसे करते हैं। व्हाई इज इट इजियर टू पुल ए लॉन रोलर देन टू पुश। यहाँ तो कही गई है कि पुल इजियर होती है, किंतु क्यों, उसको हम देखेंगे। अच्छा, डायग्राम कर लेते हैं। बेस के ऊपर एक लॉन रोलर है, लॉन रोलर का यह क्या लेते हैं, इसको लगी होती है एक, तो यहाँ पर ऐसे लगी हुई होती है। तो यदि हम इसको फोर्स दे, यहाँ पर हमें फोर्स कैसे देना है, ऐसे देना है, इस डायरेक्शन में हम फोर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो ये फोर्स आगे जाते हुए दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। क्या क्या कंपोनेंट वो रहेगा, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो इस डायरेक्शन में हम फोर्स दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा। और इसी डायरेक्शन में क्या रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, जो अलग होगा उसको हम तो ये हो गया हमारा पुल और पुश में। देखो ये कैसे होती है, पुल में क्या होती है, पुश में क्या होती है, इन दोनों का अंतर समझ लीजिए। जब हम पुश करेंगे तो एफ कॉस थीटा इस डायरेक्शन में रहेगा, एफ साइन थीटा इस डायरेक्शन में रहेगा, जबकि थीटा इसको हम मान लेंगे। तो एफ कॉस थीटा क्या करेगा, आगे जाने के लिए कार्य करेगा, और एफ साइन थीटा किसके साथ मिल जाएगा, डब्ल्यू के साथ मिल जाएगा। वेट तो हमेशा नीचे ही और रहती है, एफ साइन थीटा और भी मिल गया, तो उन दोनों को मिलाकर नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर चला गया। तो नॉर्मल डायरेक्शन पुश के केस में ज़्यादा है या पुल के केस में ज़्यादा है, ऑब्वियसली पुश के केस में आर का वैल्यू ज़्यादा होती है।
दिखाई पड़ती है। तो वैसे ही समझ लीजिए यहाँ पर जब हम फोर्स ऊपर की ओर जा रहे हैं वो एफ कॉस थीटा तो आगे की ओर रहेगी ही, वही इस ऑब्जेक्ट को, इस लॉन रूलर को आगे की ओर खींचेगी, किंतु ये जो एफ साइन थीटा ऊपर है वो डब्ल्यू को, वेट को थोड़ा कम करके, अर्थात नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू को भी क्या कर लेगा, कम कर लेगा। जब नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कम हो जाएगा तो फ्रिक्शन का वैल्यू भी कम हो जाएगा। तो फ्रिक्शन कहाँ कम हो रहा है, पुल या पुश में? हाँ, हम देख रहे हैं पुल में नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कम हो रहा है, इसीलिए हम पुल करते समय कम जो फोर्स लगानी पड़ेगी। इसी प्रकार हम ये कंक्लूजन में आएंगे कि पुल हमेशा इजी होता है पुश से, कभी जबकि हम लॉन रोलर को व्यवहार करते हैं। तो देखिए इसके लिए हमारे पास क्या नोट्स है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, ये जो थीटा है इसको हम लिख लीजिए, कॉस थीटा हेल्प्स टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये पुश पे भी होता है, पुल पे भी होती है। तो आगे फिर वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, पुल में ये क्या होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में रहती है। तो नॉर्मल डायरेक्शन क्या हो गया, वही, अच्छा नॉर्मल डायरेक्शन यहाँ पे लिख लीजिए, वही बात एफ साइन थीटा हो गया। फिर से लिख लेना, ये सही हो जाएगा। जो हमने वहाँ किए थे उसको यहीं पे लिख लेना। तो केस ऑफ पुश, ओके, देन इन केस ऑफ पुल, ओके, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, इसको हम अपने अंदर से ही लिख लेंगे। तो ये क्या हो गया, इसको नहीं लिखेंगे। जैसे ये दोनों आया, इक्वेशन 1 आया, वैसे अब इक्वेशन 2 भी हम उधर लिखे थे, उन दोनों को लाके कंपेयर करके भी लिख सकते हो। दोनों में फ्रिक्शन किसमें ज़्यादा किसमें कम होती है, वैसे कंक्लूजन भी हम लिख सकते हैं। इतने तक आने से हमारे जो कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शन की वो कंप्लीट होता है, और ये लॉज ऑफ मोशन का ही हम यूज़ करके कुछ बात समझे। आगे हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये थी हमारे 25 नंबर लेक्चर। इतने समय तक हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।